हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोक वित्त के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले हमने भाई क्षेत्र जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जाना था। आज हम लोक वित्त के बारे बारे में पढ़ेंगे, है ना। लोक वित्त के अंतर्गत हम सबसे पहले अवधारणा को देखेंगे, फिर इसका महत्व क्या है उसको जानेंगे। ठीक है। लोक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर होता है, सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है, फिर अंत में हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीति जिसके अंतर्गत बजट वगैरह आएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अवधारणा देखते हैं सबसे पहले। लोक वित्त का संबंध लोक सत्ता की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से होता है। लोक शब्द का प्रयोग सामान्यतः सरकार या राज्य के लिए किया जाता है ना। इसके अंतर्गत सभी सरकारें शामिल होती है। अर्थात लोक सत्ता किस प्रकार अपनी आय का सृजन करती है एवं किस प्रकार उसका व्यय करती है, यही लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य होता है ना। कहने का तात्पर्य है कि लोक सत्ता किस प्रकार आय का सृजन करती है ना, और जो उसे आय प्राप्त होती है उस आय को वो कहाँ कहाँ और किस तरीके से खर्च करती है, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। लोक वित्त का संबंध केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार की आर्थिक गतिविधियों से होता है। इस प्रकार लोक वित्त वो विज्ञान है जो सार्वजनिक आय व्यय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, राजकोषीय नीति आदि का समाज एवं अर्थव्यवस्था पर उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है ना। लोक वित्त का विषय क्षेत्र जिसे हम स्कोप कहते हैं, है ना। लोक वित्त का विषय क्षेत्र कौन कौन सा है? सार्वजनिक आय, है ना, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि। अतः लोक वित्त का संबंध न केवल सरकार के आर्थिक कार्यों से है बल्कि ये संसाधनों के अधिकतम दोहन से भी संबंधित है ना, संसाधनों के अधिकतम दोहन से भी संबंधित। अब आता है लोक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर है ना। लोक वित्त का संबंध सार्वजनिक आय एवं व्यय से होता है, जबकि निजी वित्त व्यक्तिगत आय से संबंधित होता है। लोक वित्त का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है, जबकि निजी वित्त व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। अर्थात लोक वित्त का जो लक्ष्य है जन कल्याण को बढ़ावा देना है, जबकि निजी वित्त का लक्ष्य लाभ अर्जित करना होता है ना। निजी वित्त की तुलना में लोक वित्त का स्रोत विस्तृत होता है ना, बहुत ज्यादा होता है लोक वित्त का स्रोत। अब लोक वित्त का महत्व अगर हम समझे तो वर्तमान युग में विभिन्न देशों की सरकारें अपने अपने देश में उत्पन्न एवं रोजगार को, है ना, अपने अपने देश में उत्पादन एवं रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों प्रयास करती है ना। परिणाम स्वरूप लोक वित्त का महत्व बढ़ने लगता है। राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व का विस्तार होने के कारण लोक वित्त का विषय क्षेत्र भी व्यापक होने लगता है। इस प्रकार लोक वित्त की गतिविधियां उपभोग एवं निवेश को प्रभावित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को प्रभावित करती है। नहीं, भारत में लोक वित्त के निम्नलिखित दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। लोक वित्त भारत में क्यों महत्वपूर्ण है? बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। संसाधनों का उचित आवंटन और अधिकतम दोहन करना, मुद्रास्फीति दर पर नियंत्रण करना, है ना, मतलब 4+-2 जो आरबीआई का लक्ष्य है उसे बनाए रखने में मदद करना, संविधान के मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल प्रदान करना। नेक्स्ट आती है हमारी राजकोषीय नीति, है ना, फिस्कल पॉलिसी। ये काफी महत्वपूर्ण पॉलिसी है ना, फिस्कल पॉलिसी, है ना, राजकोषीय नीति। सरकार की वो नीति जो सरकार के आय और व्यय के प्रबंधन से संबंधित होती है, राजकोषीय नीति कहलाती है। ये नीति अर्थव्यवस्था में आय का वितरण, संसाधनों का आवंटन और आर्थिक स्थिरता से संबंधित होती है। यह सरकार के आय और व्यय का गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचक है।
राजकोषीय नीति उस समग्र आर्थिक नीति का अंग है जिसका उद्देश्य व्यापक आर्थिक सामाजिक विकास करना है। इसे बजटीय नीति भी कहते हैं क्योंकि इसे लागू करने के लिए बजट का प्रयोग किया जाता है। अब राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या क्या है? पहला है संसाधनों का कुशलतम आवंटन करना, है ना, संसाधनों का उचित आवंटन करना, धन और आय का, है ना, धन एवं आय का समान वितरण सुनिश्चित करना, वंचित वर्ग को आवश्यक मूलभूत वस्तुएं उपलब्ध कराना, है ना, वंचित वर्ग को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं होती है वो उनको उपलब्ध कराना, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। आर्थिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देना, है ना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देना। अब आता है बजट, है ना। सरकार की एक वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का विवरण बजट कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद 112, है ना, 112 के अनुसार बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद में वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार कि उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का विवरण करवाएंगे जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा, है ना। ये क्या कहलाते हैं, क्या लिखा है, ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के 112 में लिखा है, आर्टिकल 112। बजट बीते बीते वित्त वर्ष में सरकार का वित्तीय निष्पादन एवं आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की राजकोषीय नीति को प्रदर्शित करता है ना। बजट के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, है ना। इसको हम थोड़ा रोटेट करके देख लेते हैं ना, ये ठीक है। इसको देखो, उद्देश्य आय और आय एवं परिसंपत्ति का पुनर्वितरण करता है बजट। कैसे? आर्थिक असमानता और को न्यूनतम करना, समता को प्रोत्साहित करना, समावेशी विकास को बढ़ावा दे। दूसरा उद्देश्य संसाधनों का पुनः आवंटन, सार्वजनिक वस्तुओं तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करना बजट का उद्देश्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत वस्तु उपलब्ध कराना। आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना बजट का उद्देश्य होता है। कैसे? नियंत्रित मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक समृद्धि दर को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रबंधन करना, लाभ लाभ की अपेक्षा सामाजिक कल्याण पर फोकस करना, अकुशलता की स्थिति में विनिवेश की सहायता से अकुशलता निजीकरण को प्रोत्साहित करना बजट का उद्देश्य होता है ना। तो ये बजट के प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। अब आता है हमारा मेन पार्ट, है ना। ठीक है, चेंज कर देता हूँ, है ना। अब आता है हमारा सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है ना। पब्लिक गुड्स, है ना, सार्वजनिक वस्तुओं को क्या कहते हैं? पब्लिक गुड कहा जाता है। वे वस्तुएं जो सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथा जिनके लिए स्रोत का प्रावधान बजट के माध्यम से किया जाता है उन्हें हम सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं, है ना। इनकी निम्न विशेषताएं होती है। सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिद्वंदी होती हैं, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग करने पर दूसरे व्यक्ति के लिए इसकी उपलब्धता कम नहीं होती। सार्वजनिक वस्तुएं गैर वर्जित होती है, अर्थात वे व्यक्ति जो इनका भुगतान नहीं करते उन्हें इनके लाभ से वंचित नहीं किया जाता है ना। इस प्रकार भुगतान करने वाला एवं भुगतान न करने वाला दोनों इसका लाभ प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे कानून व्यवस्था, सड़क आदि। बजट की विधायी प्रक्रिया, बजट कैसे विधायी प्रक्रिया से गुजरता है वो, जैसे सबसे पहले बजट प्रस्तुत होता है, बजट प्रस्तुतिकरण, फिर बजट भाषण आता है, फिर बजट पर चर्चा होती है, फिर अनुदान की मांग आती है,
फिर धन विधेयक और वित्त विधेयक आता है ना। फिर विनियोग विधेयक आता है ना। फिर कौन सा विधेयक आता है? विनियोग विधेयक आता है। ये पॉलिटी के अंदर हमने पढ़ा। ठीक है। बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है ना। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, है ना, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। परंपरागत रूप से बजट बनाने की प्रक्रिया सितंबर अक्टूबर में प्रारंभ हो जाती है तथा फरवरी मार्च में ये संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है ना। फरवरी से मार्च की में वर्तमान में आपको पता होगा कि जो बजट है वो काफी जल्दी आ जाता है ना। मतलब जनवरी के लास्ट में या फरवरी की स्टार्टिंग में आने लगा। बजट वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है ना। बजट वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री के द्वारा बजट भाषण के माध्यम से संसद के समक्ष बजट का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। संचित निधि में से किए जाने वाले अन्य व्यय को लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। संचित निधि में से किए जाने वाले अन्य व्यय को लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी अनुदान की मांग को अनुमति दे, है ना, कोई अनुदान की मांग को अनुमति दे अथवा अनुमति न दे या उसकी राशि को कम कर दे। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में हो सकता है। राज्यसभा इस पर केवल चर्चा कर सकती है ना। राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है, उसे मतलब इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अब आता है धन विधेयक, है ना, जिसे हम मनी बिल कहते हैं, है ना। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है ना। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है उसमें धन विधेयक की परिभाषा दी है ना, जिसके अंतर्गत किसी कर का अधिरोपण, है ना, किसी कर का अधिरोपण, कर की समाप्ति, कर का विनियमन अथवा कर का परिवर्तन शामिल है ना। नेक्स्ट आता है विनियोग विधेयक। संचित निधि से अनुदान की मांग के लिए आवश्यक राशि निकालने हेतु विनियोग विधेयक का पारित होना आवश्यक है। यह संसद द्वारा पारित किया जाता है। बजट की संरचना। बजट की संरचना का अभिप्राय बजट के घटकों से है ना। बजट के मुख्यतः दो घटक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है राजस्व घटक, एक होता है पूंजीगत घटक। राजस्व घटक में क्या होता है? इस बजट का संबंध राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से होता है, जबकि पूंजीगत बजट का संबंध पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय से होता है ना। पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय से होता है ना? बजट की संरचना है ना। बजट जिसके अंतर्गत राजस्व बजट, इसमें राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय आता है। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व और गैर कर राजस्व आता है। पूंजीगत बजट के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? सरकार की वे मौद्रिक प्राप्तियां जिनके फलस्वरूप ना तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है, ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है ना। अर्थात ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही एसेट्स में कोई कमी आती है। राजस्व प्राप्ति कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। राजस्व प्राप्ति दो प्रकार से होती है। एक टैक्स के द्वारा, है ना, टैक्स लिया जाए, और दूसरा नॉन टैक्स के माध्यम से भी राजस्व प्राप्ति होती है। नॉन टैक्स से जैसे जुर्माना लगा दिया, सरकारी सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त किया, है ना, ब्याज प्राप्ति हुई, अनुदान प्राप्ति हुई, सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त लाभांश, है ना। एसिड, एसिड क्या होता है? वो परिसंपत्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, उस बिक्री से प्राप्त जो आय प्राप्त होती है वो राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत रखी जाती है। नेक्स्ट आता है राजस्व व्यय। सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वो अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की देयता में कमी आती है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, राजस्व व्यय कहलाता है। जैसे ब्याज भुगतान हो गया, सब्सिडी हो गई,
कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन हो गया, राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान हो गया, रक्षा व्यय हो गया, है ना। इन सब गतिविधियों से में क्या होता है, सरकार की ना तो देयताएं कम होती है और ना ही किसी प्रकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है ना। अब आता है हमारा पूंजीगत प्राप्ति ना। सरकार की एक वित्तीय वर्ष की वे मौद्रिक प्राप्तियां जिनसे या तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है ना, जिनसे या तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है, लायबिलिटीज उत्पन्न होती है, अथवा परिसंपत्तियों में कमी आती है, एसेट्स कम हो जाती है, उसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। जैसे ऋणों की वसूली, विनिवेश से प्राप्ति, परिसंपत्तियों का विक्रय, उधार एवं अन्य देयताएं, है ना। जैसे विनिवेश से प्राप्ति होगी तो परिसंपत्तियां कम होगी, है ना। कोई अगर परिसंपत्ति बेची तो हमें पूंजीगत प्राप्ति होगी, पूंजी जाएगी और धन प्राप्त होगा, इस तरह से। नेक्स्ट, पूंजीगत व्यय ना। सरकार के एक वित्तीय वर्ष में वे सभी अनुमानित व्यय जिनके फलस्वरूप सरकार की या तो देयताओं में कमी आती है या परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे राज्यों को दिया गया ऋण, है ना, आधारभूत संरचना के निर्माण पर व्यय, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे आधारभूत संरचना के निर्माण में क्या पूंजी प्राप्त, मतलब हमारी स्थायी पूंजी बन रही है। ऋण का अगर कोई भुगतान हम करते हैं तो भूमि या मशीन का अगर क्रय किया गया है तो पूंजीगत व्यय होता है। देखो, पूंजीगत व्यय सामान्यतः अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे हमें पूंजी प्राप्त होती है, ठीक है। इससे संबंधित एक छोटा सा स्नैपशॉट बना, मतलब डायग्राम बना रखा है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आता है हमारा बजट की स्थिति, है ना। ये जो मैंने बताया था ये रहेगा, है ना। देयता और परिसंपत्ति में किस तरह से परिवर्तन आता है, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय के हिसाब से, ठीक। अब बजट की तीन स्थितियां होती है सामान्यतः, कौन कौन सी, या तो आधिक्य का बजट हो, या घाटे का बजट हो, या फिर संतुलित बजट हो, है ना। आधिक्य का बजट में क्या होता है, कुल प्राप्तियां कुल व्यय से अधिक होती है। ये स्थिति अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करके समग्र मांग को नियंत्रित करने में सहायक होती है। परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया जा सकता है। घाटे का बजट क्या होता है, कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है ना, कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। घाटे का बजट समग्र मांग में वृद्धि कर सकता है ना। एक अर्थशास्त्री थे कीन्स। कीन्स के अनुसार आर्थिक मंदी की स्थिति में सरकार को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए। परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि के द्वारा आर्थिक मंदी पर नियंत्रण किया जा सकता है। अतः मंदी की स्थिति में घाटे का बजट अच्छा होता है ना, मंदी की स्थिति में घाटे का बजट अच्छा होता है। संतुलित बजट में कुल व्यय कुल प्राप्ति के बराबर होता है। ये एक आदर्श स्थिति है तथा इसका प्रयोग आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है ना। नियंत्रित मुद्रास्फीति के साथ समृद्धि को बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब घाटे की बहुत सारी अवधारणाएं होती है ना, जैसे राजस्व घाटा हो गया, है ना, ये चीजें हम देख लेते हैं। घाटे की विभिन्न अवधारणाएं, जब बजट के अनुमानित व्यय अनुमानित प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं ना, जब बजट के अनुमानित व्यय अनुमानित प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उस बजट को घाटे की स्थिति कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, उसे हम घाटे की स्थिति कहते हैं। पहला आता है राजस्व घाटा, है ना। ये सरकार के एक वित्तीय वर्ष के अनुमानित राजस्व व्यय और अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है ना। राजस्व घाटा इज इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, है ना। राजस्व घाटे के निहितार्थ क्या क्या होते हैं, राजस्व घाटा क्यों हो रहा है। राजस्व घाटे की स्थिति में सरकार को अपने व्यय में आवश्यक रूप से कमी करनी पड़ती है ना, सरकार को अपने व्यय में आवश्यक रूप से कमी करनी पड़ती है, चाहे उससे सामाजिक कल्याण की हानि ही क्यों ना हो। अर्थात राजस्व घाटा सरकार को अपने कल्याणकारी खर्च कम करने के लिए बाध्य करता है। परिणाम स्वरूप विकासात्मक कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा आता है पूंजीगत घाटा।
यह सरकार के एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय और अनुमानित प्राप्ति के अंतर को दर्शाता है। पूंजीगत घाटा कैसे निकालते हैं? पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत घाटे में वृद्धि यह इंगित करती है कि या तो सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो रही है अथवा पूंजीगत प्राप्तियां कम हो रही है ना? क्योंकि पूंजीगत व्यय में वृद्धि आर्थिक रूप से लाभदायक होती है, अतः घाटे की अवधारणा केवल संख्यात्मक है। इस प्रकार हम इस प्रकार इस अवधारणा को घाटे की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आपने देखा होगा कि आप कभी भी कोई क्षेत्र में अगर पूंजीगत व्यय करते हैं तो तात्कालिक रूप से आपका राजस्व कम होता है, परंतु कोई पूंजी आपके लिए बनती है। जैसे आप अगर गाड़ी बस खरीद रहे हैं या कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, भूमि खरीद रहे हैं, है ना? तो पूंजीगत व्यय तात्कालिक स्तर पर अगर संख्यात्मक रूप से देखें तो राजस्व में कमी हो रही है, लेकिन ये केवल संख्यात्मक है ना? आर्थिक रूप से लाभदायक होती है ना? क्योंकि इससे भविष्य में पूंजी मतलब लाभ प्राप्त होने की संभावनाओं के हिसाब से हम पूंजी का निर्माण करते हैं। अब आता है बजट घाटा, है ना? एक बजट के एक यह बजट के एक वित्तीय वर्ष के कुल अनुमानित व्यय और कुल अनुमानित प्राप्तियों के अंतर को दर्शाता है ना? बजट घाटा इज इक्वल टू बजट व्यय माइनस बजट प्राप्ति। बजट घाटा को और कैसे लिख सकते हैं? राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा। राजस्व घाटा कैसे लिख सकते हैं? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत घाटा कैसे लिख सकते हैं? पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति, है ना? अगर इनको हम इक्वेशन दे दें 1 2 3, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का मान 1 में रखने पर बजट घाटा क्या बन जाता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति, है ना? अर्थात कहने का तात्पर्य कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति बजट घाटा कहलाता है। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति बजट घाटा कहलाता है। अब बजट घाटे से एक बड़ी अवधारणा आती है राजकोषीय घाटा, है ना? फिस्कल डेफिसिट, है ना? इसे क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। ये सरकार के एक वित्तीय वर्ष के कुल अनुमानित व्यय और कुल अनुमानित प्राप्तियों का अंतर होता है ना? जिसमें उधार की प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाता है ना? जिसमें उधार को क्या करते हैं? प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात राजकोषीय घाटा ऋण भिन्न कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को दर्शाता है ना? उधार को इसमें सम्मिलित, उधार से जो भी प्राप्तियां होती हैं उसको राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता। राजकोषीय घाटा घाटे की वो समग्र अवधारणा है जो सरकार के द्वारा अपने व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध अनुमानित ऋणों की मात्रा को दर्शाता है। सामान्यतः इसे सकल राजकोषीय घाटा भी कहते हैं ना? सामान्यतः इसे सकल राजकोषीय घाटा भी कहते हैं तथा इसे जीडीपी के प्रतिशत रूप में दर्शाया जाता है ना? जीडीपी के प्रतिशत रूप में दर्शाया जाता है। राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, उधार को छोड़, है ना? और राजकोषीय घाटे को और कैसे लिख सकते हैं? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां जो लाइबिलिटीज होती है, देयताएं होती है, उनका छोड़, है ना? या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं राजकोषीय घाटा ये उसी का विस्तृत रूप है इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस ऋण भिन्न कुल प्राप्ति, जो मैंने बताया था उधार को छोड़। या फिर ऐसे लिख सकते हैं राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस विनिमय प्लस आईएमएफ से अनुदान प्लस टैक्स, है ना? प्लस ऋणों की वसूली, है ना? ये सब माइनस कर दिया जाएगा, है ना? कुल व्यय में से तो राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा, है ना? निवल राजकोषीय घाटा क्या होता है? सकल राजकोषीय घाटों में से अगर ऋणों का भुगतान हटा दिया जाए तो उसे हम नेट फिस्कल डेफिसिट है ना? नेट फिस्कल डेफिसिट के राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण सरकार को अधिक मात्रा में ऋण की आवश्यकता होती है ना? राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण सरकार को अधिक मात्रा में ऋण की आवश्यकता होती है। अर्थात एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लिए जाने वाले अनुमानित ऋणों की मात्रा को राजकोषीय घाटा कहते हैं ना? अब राजकोषीय घाटा को कैसे लिख सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में लिया जाने वाला अनुमानित ऋण, है ना? हम एक साल में कितना ऋण लेंगे, मतलब हम कितने डेफिसिट में चल रहे हैं,
जितना हमको ऋण लेना पड़ेगा उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एक वित्तीय वर्ष की कुल देयता है ना, मतलब हम जितना ऋण लेंगे उतना ही तो देंगे, तो ये दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं ना। राजकोषीय घाटों को और दूसरे शब्दों में कहें तो आरबीआई के प्रति देयता है और अन्य देयता है। या तो हम आरबीआई से खरीदेंगे या अन्य लोगों से, अन्य संस्थाएं जिनसे भी खरीदेंगे वो। राजकोषीय घाटा मतलब आरबीआई की प्रति देयता को बजट घाटा और अन्य देयता लिख सकते हैं, है ना। इससे मतलब अगर ये राजकोषीय घाटा की, राजकोषीय घाटा इक्वल टू बजट घाटा प्लस अन्य देयताओं को अगर देखें तो इससे सिद्ध होता है कि राजकोषीय घाटा बजट घाटे से व्यापक होता है, क्योंकि इसमें अन्य देयता भी आ जाती है, आपको देता है ना। अब फाइनली राजकोषीय घाटा को हम कैसे देख सकते हैं? राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय, है ना, माइनस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, है ना। इससे क्या होगा? राजस्व घाटा हमें प्राप्त हो जाए। अब राजकोषीय घाटे के निहितार्थ क्या हो सकते हैं कि क्यों राजकोषीय घाटा हो रहा है ना। तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण सरकार पर ऋण का बोझ बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप भविष्य में ब्याज भुगतान में वृद्धि होगी, जिससे राजस्व में वृद्धि होने लगती है। दूसरा है स्फीति कारक जाल, है ना। सरकार के द्वारा राजकोषीय घाटे घाटे को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला ऋण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करता है। परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फीति दर में वृद्धि होने लगती है ना। मुद्रा स्फीति दर में वृद्धि होने लगती है। मुद्रा स्फीति में वृद्धि उत्पादन लागत बढ़ा देती है ना। मुद्रा स्फीति में अगर वृद्धि होगी तो ये उत्पादन लागत बढ़ा देगी, जिससे उत्पादन हतोत्साहित होता है। आर्थिक समृद्धि दर घटने लगती और अंत में अर्थव्यवस्था स्फीति कारक निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस जाती है ना। कहने का तात्पर्य, अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो ऋण ज्यादा लेना पड़ेगा, ऋण ज्यादा लेना पड़ेगा तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी, है ना। मुद्रा आपूर्ति मार्केट में बढ़ जाएगी तो मुद्रा स्फीति की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी। अगर मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी तो उत्पादन लागत में वृद्धि होने लगेगी, है ना। अगर उत्पादन लागत में वृद्धि होने लगेगी तो देश की जीडीपी कम होने लगेगी, है ना। टैक्स कम प्राप्त होगा, राजस्व की कम प्राप्तियां होंगी और फिर वो हम उस चक्र में फंस जाएंगे, जिससे फिर फिस्कल डेफिसिट होने लगेगी। अब एक अवधारणा आती है क्राउडिंग आउट, ये काफी महत्वपूर्ण अवधारणा है क्राउडिंग आउट, है ना। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सरकार मुद्रा बाजार से अधिक संसाधन जुटाती है। परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों का अभाव होने लगता है। इस स्थिति में ब्याज दरें बढ़ जाती है एवं निवेश हतोत्साहित होता है, जो आर्थिक समृद्धि दर में कमी हो जाती है ना। निवेश हतोत्साहित होता है, जो आर्थिक समृद्धि दर में कमी हो जाती है। इस प्रकार का जो प्रभाव होता है वो क्राउडिंग आउट कहलाता है। जैसे देखो, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो लोन ज्यादा लेंगे, है ना। मुद्रा बाजार में संसाधनों की कमी आ जाएगी, है ना। इससे क्या होगा? ब्याज दर बढ़ जाएगा, निवेश कम हो जाएगा, जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होने लगेगी। राजकोषीय घाटे के कारण सरकार की विश्वसनीयता में कमी आती है, अर्थव्यवस्था की साख गिरने लगती है, विदेशी निवेश हतोत्साहित होता है। परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा का अंतर्प्रवाह कम हो जाता है, जो घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास का कारण है। अतः केड में मुद्रा अ, अ, अतः केड में मुद्रा होती है, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ने लगता है ना। फिस्कल अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ने लगता है। कैसे बढ़ता है? यदि फिस्कल अकाउंट फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, है ना। फिर क्या सरकार की साख गिरने लगती है ना। साख गिरने लगेगी तो रेटिंग कम हो जाएंगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कम कर देंगी रेटिंग। इससे क्या होगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर रेटिंग कम कर देगी तो विदेशी लोग कम पैसा लगाएंगे, मतलब विदेशी निवेश हतोत्साहित हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? विदेशी विनिमय भंडार में कमी आने लगेगी, है ना। विदेशी विनिमय भंडार में कमी आने लगेगी। इससे रुपये का मतलब मूल्य ह्रास होने लगेगा, है ना। रुपये का मूल्य ह्रास होने लगेगा और उससे क्या होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट में वृद्धि हो जाएगी, है ना। मतलब फिस्कल अकाउंट डेफिसिट में कमी से मतलब वृद्धि से, है ना, फिस्कल अकाउंट राजकोषीय घाटे में वृद्धि से करंट अकाउंट घाटे में भी वृद्धि होने लगती है।
इन दोनों को जुड़वा घाटा कहा जाता है। ये याद रखना आपको, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को जुड़वा घाटा कहा जाता है। अतः उच्च राजकोषीय घाटा वित्तीय अनुशासन के अभाव का प्रतीक है ना। किसका प्रतीक है? वित्तीय अनुशासन के अभाव का प्रतीक है। इस स्थिति में आर्थिक समृद्धि दर निम्न, बेरोजगारी दर उच्च और सरकार की राजस्व प्राप्तियां कम हो जाती, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की गतिहीन स्थिति हो जाती है ना। अर्थव्यवस्था की जो स्थिति होती है वो गतिहीन हो जाती है। अब आता है प्राथमिक घाटा। ये राजकोषीय घाटा एवं ब्याज भुगतान का अंतर होता है ना। राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा सरकार की समस्त उधार संबंधी आवश्यकता को दर्शाता है, मतलब कितना उधार उसको चाहिए। जबकि प्राथमिक वो क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। जबकि प्राथमिक घाटा ये दर्शाता है कि ब्याज भुगतान के अलावा अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए ऋण की कितनी आवश्यकता है। प्राथमिक घाटा वर्तमान सरकार है ना। प्राथमिक घाटा वर्तमान सरकार के मूल्यांकन में सहायक होता है। ठीक है। शून्य प्राथमिक घाटा क्या होगा? है ना, शून्य प्राथमिक घाटा वो होगा यदि राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा क्या होता है पहले तो आपको पता होगा कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान प्राथमिक घाटा होता है ना। यदि प्राथमिक घाटे का मान 0 रख दे तो राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान बराबर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार को केवल इसलिए ऋण लेना पड़ेगा ताकि वो ब्याज का भुगतान कर सके, है ना। अन्यथा अन्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये वित्तीय अनुशासन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट आता है प्रभावी राजस्व घाटा, है ना। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा माइनस संपत्ति सृजन के लिए दिया गया अनुदान, है ना। संपत्ति सृजन मतलब किसी को रोड बनाने के लिए दे दिया, इस तरीके से। सामान्यतः केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान राजस्व में शामिल किया जाता है। यद्यपि इससे परिसंपत्तियों में वृद्धि भी हो सकती है। अतः ऐसा व्यय जिससे परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है उसे व्यय की प्रकृति के अनुसार राजस्व व्यय की श्रेणी से हटा दिया जाता है तथा शेष राशि प्रभावी राजस्व घाटा कहलाती है ना। अब आता है घाटे की वित्त व्यवस्था, इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार अपनी आय तथा व्यय में अंतर को पूरा करने के लिए वित्त की व्यवस्था करती है, उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। अर्थात जब बजट व्यवहार के कारण असंतुलन होने लगता है तो उसे पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। ये प्रक्रिया उन स्रोतों पर प्रकाश डालती है जिनके माध्यम से सरकार बजट की प्राप्तियों और व्यय के अंतरों को पूरा करती है। घाटे की वित्त व्यवस्था को निम्नलिखित स्रोत कौन कौन से? ऋण, विनिवेश और अनुदान। ऋण कौन सा? आंतरिक ऋण और बाहरी ऋण। आंतरिक ऋण आरबीआई से लिया गया ऋण और घरेलू बाजार से लिया गया ऋण। घाटे की वित्त व्यवस्था उस स्थिति में उचित मानी जाती जब इस प्रक्रिया या धनराशि का प्रयोग पूंजीगत व्यय के रूप में किया जाए। यदि घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण मांग के साथ साथ आपूर्ति में भी वृद्धि हो तो यह अच्छी स्थिति कही जाती है, क्योंकि इस स्थिति में मुद्रास्फीति नियंत्रित रहती है, जो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है मूल्य स्थिरता, दूसरा है अप्रयुक्त संसाधनों का प्रयोग या संसाधनों की गतिशीलता, युद्ध की स्थिति में संसाधन एकत्रित करना। राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था केवल ऋण के माध्यम से ही की जा सकती है, जबकि राजस्व घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए विनिवेश और ऋण का प्रयोग किया जा सकता है। अब आता है पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण। यह राज्य द्वारा धन एकत्रित करने का माध्यम है ना। वो ऋण जिसे सरकार या राज्य देश के आंतरिक हिस्सों से या विदेशों से प्राप्त करते हैं तथा जिसके लिए सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है, उसे लोक ऋण कहा जाता है, पब्लिक डेब्ट कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से
सरकार ये वादा करती है कि वो निर्धारित समय में मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करेगी। सार्वजनिक ऋण निजी ऋण से भिन्न है, क्योंकि सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण का प्रयोग संपूर्ण समाज के लाभ के लिए किया जाता है, जबकि निजी ऋण का प्रयोग केवल व्यक्तिगत हितों को पूरा करने में किया जाता है ना। राजकोषीय घाटा को हम कैसे देखते हैं? लोक ऋण या सार्वजनिक ऋण में देखते हैं। पब्लिक डेट, ये आंतरिक और बाहरी हो सकता है। आंतरिक में हम आरबीआई और घरेलू से ऋण प्राप्त करते हैं। आरबीआई से क्या, न्यू करेंसी छपवा लेते हैं, या खजाना जो आरबीआई का होता है ना। बाहरी जैसे इंटरनेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ऋण ले लिया, द्विपक्षीय ऋण ले लिया ना, एनआरआई जमा का यूज कर लिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का यूज कर लिया, ये बाहरी ऋण की श्रेणी में आता है। लघु बचत योजना, भविष्य निधि, लोक भविष्य निधि आदि को सार्वजनिक ऋण में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका भुगतान लोक लेखा निधि से किया जाता है ना, लोक लेखा निधि से किया जाता है। सार्वजनिक ऋण सरकार की देयता में वृद्धि करता है, अतः इस ऋण का प्रबंधन आवश्यक है। प्रबंधन का तात्पर्य सार्वजनिक ऋण की मात्रा को नियंत्रित करना, ऋण के स्रोतों को निर्धारित करना, आंतरिक और बाह्य ऋणों का विभाजन करना तथा सार्वजनिक ऋण के द्वारा अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव की व्याख्या करना है। इसका प्रबंधन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक ऋण में वृद्धि से क्राउडिंग आउट, ब्याज देयताओं में वृद्धि, सार्वजनिक कल्याण में कमी आदि प्रभाव हो सकते हैं ना। सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण प्रबंधन इकाई ना, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य ऋण प्रबंधन को सरल और पारदर्शी करना। भविष्य में इस संस्था को पीडीएमए है ना, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी नामक एक सांविधिक एजेंसी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये एजेंसी संयुक्त क्रियान्वयन समिति के माध्यम से ऋण प्रबंधन का कार्य करेगी तथा इस समिति में आरबीआई एवं वित्त मंत्रालय के सदस्य होंगे। ये एजेंसी केंद्र सरकार के ऋण लेने की योजना बनाना तथा ऋण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सलाह देने का कार्य करेगी। ऋण मुद्दों पर विभिन्न सलाह देने का कार्य करेगी। अब आता है हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समीकरण ना, फिस्कल कंसोलिडेशन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करती, राजकोषीय समीकरण कहलाता है। ये घाटे से पूर्व की प्रक्रिया है, अर्थात राजकोषीय घाटे कम करने की प्रक्रिया है ना। घाटा होने के बाद सरकार के पास केवल घाटे की वित्त व्यवस्था का विकल्प शेष रहता है। राजकोषीय समेकन के लिए सरकार को समय समय पर अपनी राजकोषीय नीति में परिवर्तन करना होगा। राजकोषीय समेकन के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जा सकता है ना, जैसे व्यय में कमी, प्राप्तियों में वृद्धि, एफआरबीएम अधिनियम। व्यय में कमी हम कैसे कर सकते हैं? राजस्व व्यय में कमी, ब्याज भुगतान पर नियंत्रण, रक्षा व्यय में कमी है ना, जिसके अंतर्गत जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सब्सिडियों को तार्किक बनाना है ना, जैसे डीबीटी। प्राप्तियों में वृद्धि कैसे कर सकते हैं हम? राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, कर संग्रह में वृद्धि हम कर सकते हैं। गैर कर राजस्व में वृद्धि, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक उद्योगों के लाभांश को हम बढ़ा सकते हैं। और आता है हमारा एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया था, इसे हम देख लेते हैं। राजकोषीय नीति में सुधार और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से संसद द्वारा एफआरबीएम एक्ट 2003 पारित किया गया। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक समष्टिगत अर्थव्यवस्था समष्टिगत स्थिरता लाना, राजकोषीय नीति में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना, राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति के मध्य सामंजस्य बढ़ाना था। केंद्र सरकार ने एफआरबीएम के अधिनियम के अनुरूप निम्नलिखित नियमावली तैयार की। क्या क्या? इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के अलावा निम्नलिखित 3 दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। कौन कौन सा? पहला है राजकोषीय नीति से संबंधित रणनीति का विवरण, दूसरा है मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, और तीसरा है समष्टिगत अर्थशास्त्र
संबंधी रूपरेखा है ना। ये जो समष्टिगत अर्थशास्त्र संबंधी रूपरेखा है, इसे यूपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। ये किसके माध्यम से रखाया जाता है, तो इसका आंसर होगा FRBM के माध्यम, FRBM एक्ट है ना। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसे रखाया जाता है। दूसरा आता है, यह अधिनियम केंद्र सरकार को राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा नियंत्रण करने संबंधी नीति बनाने के लिए के लिए प्रावधान स्थापित करता है। तीसरा है, FRBM अधिनियम के अनुसार सरकार को अपनी राजकोषीय घाटा प्रतिवर्ष 0.3% कम करते हुए 2008 तक जीडीपी का 3% लाना होगा तथा राजस्व घाटा प्रतिवर्ष 0.5 करते हुए 2008 तक समाप्त करना होगा। परंतु आगे क्या होता है, इन लक्ष्यों को प्राप्त न करने की स्थिति में केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में जवाबदेह होंगे। अब आगे, वर्ष 2007-8 में सरकार ने आर्थिक मंदी के कारण उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई तथा वित्त अधिनियम 2012 के द्वारा FRBM अधिनियम में संशोधन करके उपरोक्त लक्ष्यों को 2005 तक स्थगित कर दिया। इसी समय प्रभावी राजस्व घाटे की विचारधारा सामने आई। पुनः वित्त अधिनियम 2012 के द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों को वर्ष 2018 तक स्थगित कर दिया गया, जिसका कारण मानसून में देरी तथा कल्याणकारी खर्च में वृद्धि बताया गया। बजट 2016-17 में केंद्र सरकार ने FRBM एक्ट की समीक्षा के लिए श्री N.K. सिंह है ना की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट निम्न है ना। जो N.K. सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी, इस समिति ने वर्तमान FRBM अधिनियम को निरस्त करके एक नया अधिनियम बनाने की सिफारिश की, जिसका नाम ऋण और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम होगा। समिति के अनुसार राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, अतः समिति ने एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद के गठन का सुझाव दिया है, जो निम्नलिखित कार्य करेगी। कौन कौन से कार्य करेगी? ये परिषद केंद्र सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी। ये परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बहुवर्षीय राजकोषीय पुनर्अनुमान तैयार करेगी, है ना। इसमें स्केप क्लोज है ना, स्केप क्लोज का प्रयोग करने से पूर्व सरकार को परिषद से परामर्श लेना होगा, है? इस समिति ने केंद्र सरकार को घाटे के बजाय सार्वजनिक ऋण को लक्षित करने की सलाह दी है ना। घाटे की बजाय जो है सार्वजनिक ऋण को लक्षित करने की सलाह दी। समिति के अनुसार वर्ष 2023 तक सार्वजनिक ऋण जीडीपी का 60% होना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार का ऋण 40%, राज्य सरकार का ऋण जीडीपी का 20% होना। समिति ने घाटे के बजाय ऋण को प्राथमिकता देने की सलाह इसलिए दी क्योंकि रेटिंग एजेंसियों द्वारा दिवालियापन की गणना में ऋण का मुख्य आधार बनाया जाता है। समिति ने केंद्र सरकार को 2019-20 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% तथा 2022-23 में जीडीपी का 2.5% तक लाने की सिफारिश की एवं राजस्व घाटा प्रतिवर्ष 0.25 तक कम करते हुए 2023 तक जीडीपी का 0.8% तक लाने की सिफारिश की। यद्यपि राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में लचीलापन की अनुमति होगी, है ना। ये लचीलापन का जो प्रावधान है, इसी की वजह से चीजें आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट आता है, राजकोषीय समेकन में लचीलेपन के लिए विशेष परिस्थितियों में एस्केप क्लॉज का प्रावधान किया गया है, अर्थात निम्न स्थितियों में सरकार को राजकोषीय समेकन से छूट होगी। कौन कौन सी? अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, या फिर राष्ट्रीय आपदा की स्थिति बनी हुई, या कृषि क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है, या वास्तविक आर्थिक समृद्धि दर में 300 आधार अंक की गिरावट आई, तो राजकोषीय समेकन से हम सरकार छूट प्राप्त कर सकती। समिति की सिफारिशों में कठोरता एवं लचीलापन दोनों प्रकार के प्रावधान है, जिससे सरकार कल्याणकारी खर्च को जारी रखते हुए राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएगी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बजट 2018-19 के अंतर्गत सरकार ने सार्वजनिक ऋण को बजट 2018-19 के अंतर्गत सरकार ने सार्वजनिक ऋण को जीडीपी का 60% तक लाने का निर्णय लिया है,
है ना। सार्वजनिक ऋण को सरकार ने जीडीपी का 7% तक लाने का निर्णय लिया है। अब आता है एक हमारा प्रश्न एफआरबीएम से संबंधित। क्या क्या आप इससे सहमत है कि वर्तमान में एफआरबीएम अधिनियम की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है? उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। है ना, तो इसमें आपको पूरे एफआरबीएम के प्रावधान बताने पड़ेंगे, है ना। और सरकार राजस्व मतलब घाटे को कम नहीं कर पाती है, और जो कारण प्रस्तुत करती है उनमें क्या तार्किकता है, उसके संबंध में इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति के समान ही राजकोषीय नीति में पारदर्शिता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की आवश्यकता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। जैसे मौद्रिक नीति समिति आपने देखा था एमपीसी, आरबीआई हमने जब पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना। ये एक जो मुद्रास्फीति है इसको 4+-2 बनाने के लिए लक्षित रहती है ना। मतलब 6% से ना ज्यादा होनी चाहिए, ना 2% से ज्यादा होनी चाहिए इन्फ्लेशन। तो इसके समान ही क्या राजकोषीय नीति में पारदर्शिता के लिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है। जैसे राजकोषीय नीति समिति हम बना सकते हैं ना, फिस्कल मैनेजमेंट कमेटी। इस तरीके से कोई जरूरत है क्या? इसी दृष्टिकोण के साथ हमें इसका आंसर लिखना है ना। ठीक है, अब हम टैक्स सिस्टम को अगले वाले वीडियो में देखें। तब तक के लिए